हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। चैनल पे वीडियो इतने दिनों बाद अपलोड हो पा रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई थिंक हमने दीपावली से पहले वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद दीपावली का गैप हो गया और उसके बाद जो है चट मंगनी पट ब्याह वाली घटना हमारे जीवन में घटित हो गई। चीजें इतनी सडन हुई कि आपको वो प्रॉपर इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। हालांकि एक पोस्ट मैंने किया था, उससे काफी लोगों ने अंदाजा भी लगाया था, आपके बेस्ट विशेस भी मिले, कहीं रिप्लाई कर पाई कहीं नहीं कर पाई, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैंने उसमें बोला था कि मैं 15 दिसंबर के बाद प्रयास करूंगी, लेकिन अब जीवन में इतना बड़ा बदलाव था तो नहीं पॉसिबल हो पाया। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी। और भाई, अब नए लोगों से आप जुड़ रहे हो तो उन्हें जानने के लिए, वो आपको जान ले, आप उन्हें जान लो, उसके लिए थोड़ा समय तो देना पड़ता है। हालांकि मैं इस मामले में खुश नसीब निकली, मुझे परिवार भी बहुत प्यारा मिला है, जीवन साथी तो अच्छे हैं ही सही। तो मैं ऐसा उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनमें जीवन में ऐसा कोई बदलाव आने वाला है और थोड़ा डर सा लग रहा है। हम भी थोड़ा डर रहे थे, तो स्पेशली लड़कियां, क्योंकि हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं कि थोड़ा लगता है कि पता नहीं कैसा क्या। बाकी रास्ता सही हो तो ठीक है, यदि आपके गलत लोगों से पाला कभी पड़ भी जाए तो अपने सही रास्ते वाले रास्ते पे ले आइए उन्हें। बाकी क्रांतिकारी बनने का बाद में सोचेंगे, पहले ये जो प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख लिया है उसको पूरा कर लो। क्या पता ये हो गया पूरा तो फिर तो वो डायलॉग तो याद होगा कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाते हैं। चलिए, ये सब तो मजाक की बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जिस स्तर पे भी रहो, जिस पोजीशन पे भी रहो, इंसान अच्छे बन के रहो, बाकी लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, चलिए। तो थंबनेल आप देख के आए होंगे, आज का टॉपिक हमारा एनजीओ है। हम पढ़ क्या रहे हैं, यदि कोई हमारे चैनल पे नया है तो मैं उसको बता देती हूँ, जो कंटिन्यू जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है। हम एमपीपीएससी मेंस 2021 का जो सिलेबस है, क्योंकि चूंकि 21 का ही मेंस सामने है अभी हमारे, और हमारा वही सिलेबस अभी चल रहा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस सिलेबस का पेपर सेकंड का पार्ट ए हम कवर कर रहे हैं। और अभी हमारी थर्ड यूनिट तक हम आ गए थे। थर्ड यूनिट का फोर्थ नंबर का जो टॉपिक हमें दिए हैं, अब हम उन्हें कवर करेंगे। बीच में कुछ वीडियो ऐसी आ गई थी कि कुछ क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आए थे, तो वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए थे। वहां थोड़ा सीक्वेंस आप देख लेना। आपको सारी वीडियो वैसे तो सीक्वेंस ही मिलेंगी, कुछ वीडियो ऐसी ऐड हो जाती हैं बीच में जहां कोई क्वेश्चन कोई पूछता है, तो मैं वो, अब चूंकि इस तरह से वीडियो ही उपलब्ध करा के आपको अच्छे से बता सकती हूँ, तो इसलिए कुछ वीडियो मैं एक्स्ट्रा वहां डाल देती हूँ उसमें। बाकी हम सीक्वेंस से चल ही रहे हैं। तो ये थर्ड यूनिट का फोर्थ नंबर के जो टॉपिक है, उसमें हमारे पास 3 टॉपिक हैं। एक समुदाय आधारित संगठन है, दूसरा एनजीओ है और तीसरा है स्वयं सहायता समूह या स्व सहायता समूह। ठीक है, तो ये मैंने अभी जब सिलेबस देखा, सामने उठाया, तब मुझे पता चला कि मतलब तब याद आया कि हमने समुदाय आधारित संगठन भी नहीं किया है अभी। तो कोई नहीं, पहले हमारा एनजीओ से पहले वही टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में तीनों सेपरेट हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहला वाला नहीं पढ़ा तो दूसरा हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो कोई नहीं, ये हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी चूंकि मैंने नोट्स आपके एनजीओ के तैयार कर लिए हैं, तो मैं पहले आपको ये समझा देती हूँ। इसके बाद जो अगला वीडियो हम देखेंगे, हालांकि अगला वीडियो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद जल्दी वीडियो उस संबंध में बना दूं, क्योंकि आपके काफी मैसेजेस आ रहे हैं। 2022 का जो नोटिफिकेशन आ गया प्री का, उसको लेके क्वेश्चन हैं आप लोगों के बहुत सारे, तो वो हम देख लेंगे। उससे संबंध में जो भी मुझे कुछ बताना होगा अपनी तरफ से, कुछ क्वेश्चन आपके होंगे, वो सारे हम एक छोटा सा वीडियो अगला रख लेंगे, उसके संबंध में डिस्कस कर लेंगे आगे। फिर हम ये समुदाय आधारित संगठन और स्वयं सहायता समूह, ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एनजीओ। चलिए, टॉपिक है हमारा एनजीओ। इसको हम ज्यादातर इसे हम यही बोलते हैं, है ना, लेकिन एनजीओ ये शॉर्ट फॉर्म है, देखने को ही लग रहा है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इन्हें बोला जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, कैसे, नॉन गवर्नमेंटल, यानी हिंदी में यदि हम इन्हें कहें तो गैर सरकारी संगठन।
यानी ये संगठन होंगे और इन्हें कहा जाता है गैर सरकारी संगठन। अभी हम किताबी भाषा में या हमारे मेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जानने से पहले हम थोड़ा जनरल सामान्य भाषा में हम इनको, ये संगठनों को गैर सरकारी क्यों कह रहे हैं, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये संगठन होते हैं, ठीक है। अब इनके आगे गैर सरकारी क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि भाई ये मानव सेवा के लिए काम करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं। अब ये संगठन कोई लोग नहीं बना रहे हैं कि आप हम ऐसे नहीं, लोग गठित नहीं कर रहे हैं जैसे हम शासक चुन देते हैं कि आप हमारी सेवा करिए, लोक कल्याण के लिए काम करिए, जनता बना देती है शासक, शासक के नीचे पूरा प्रशासन काम करता है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई संगठन जनता ने नहीं बनाया है, ये कुछ लोग इकट्ठा होकर खुद ऐसा संगठन बना लेते हैं कि समाज के कल्याण के लिए काम करता है, जनता की सेवा करते हैं, लोगों के कल्याण, मानव कल्याण के लिए काम करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। जिससे क्या होता है कि भाई कुल मिला के है तो ये सरकार का काम, तो सरकार की हेल्प हो रही है। अब सरकार की हेल्प हो रही है तो सरकार भी इन्हें हेल्प करती है, सरकार इन्हें फंड उपलब्ध करा देती है हर तरह के काम करने के लिए, लोगों के विकास करने के लिए फंड उपलब्ध करा देती है। कोई नीतियां बना रही है, उनका ठीक से क्रियान्वयन करना है। तो चूंकि लोग इनसे बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम, अब कोई व्यक्ति होगा, कोई संगठन होगा, यदि कोई निस्वार्थ भाव से किसी के लिए काम कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है लोग उससे ज्यादा अच्छे से जुड़ जाएंगे। तो लोग इनसे जुड़े रहते हैं, तो सरकार क्या करती है, अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने के लिए या ऐसे क्षेत्रों में जहां सरकार या प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, उन क्षेत्रों की योजना बनाने के लिए या योजनाओं का क्रियान्वयन कराने के लिए सरकार इनकी हेल्प लेती है। ऐसे भी, और सरकार इनको फंड भी उपलब्ध कराती है कि ठीक है भाई, आप इनडायरेक्टली कर तो शासन का ही काम आसान कर रहे हो, लोगों का विकास कर रहे हो, ये काम शासन का है, आप उसमें हाथ बटा रहे हो, तो सरकार इनको फंड भी उपलब्ध कराती है। लेकिन इन पे किसी तरह का दबाव ना रहे, ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, स्वेच्छा से काम करेंगे, हम सरकार के भी होके नहीं रहना चाहते। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ गलत करे तो हम गलत में साथ नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम मानव सेवा के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी स्वयं प्रेरणा से कुछ लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिए हैं, वो लक्ष्य हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इसलिए इन्हें हम कहा जाता है, इन्हें स्पेसिफाई कर दिया है कि नहीं, ये संगठन कैसे हैं, गैर सरकारी है। मतलब भले ये सरकार की हेल्प कर रहे हैं या सरकार इनकी हेल्प कर रही है, लेकिन ये है गैर सरकारी, ठीक है। तो ये सामान्य भाषा में आप समझ गए होंगे कि एनजीओ क्या होते हैं। अब इस टॉपिक को मैं आपको नोट्स, इसके लिखित नोट्स उपलब्ध कराऊंगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यदि कोई दिक्कत आती है लिंक के जरिए कनेक्ट होने में, तो आप टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया के नाम से ही चैनल को टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, वहां आपको ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिखित नोट्स में आपको वहां उपलब्ध कराऊंगी। यदि कुछ लगा कि यहाँ वीडियो में बताते बताते कि यहाँ कुछ लिखवाने की जरूरत है तो ही लिखवाऊंगी, यदि, क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है, वैसे आप ऐसे भी समझ जाओगे, लेकिन मटेरियल मेरा भी काम है, मैं भी आपको इस पेपर का पूरा मटेरियल तैयार करवा रही हूँ, तो एक मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं आपको ये वीडियो बना के दूं। प्लस यहाँ वीडियो में हम ऐसे ही सिर्फ लिखित नोट्स को पढ़ के नहीं जाएंगे, नोट्स में आपको उपलब्ध क्या कराया जा रहा है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, टॉपिक को अच्छे से यहाँ समझाया भी जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने की, बताने की जरूरत होगी वो भी बताई जाएंगी। प्लस जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसे आप अपनी आंसर फ्रेमिंग में इस्तेमाल कैसे करोगे, आपके सामने क्वेश्चन कैसे आते हैं इस टॉपिक से और कैसे आने की संभावना होती है, किस तरह के टॉपिक या किस तरह का क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा, तो आप इस मटेरियल को कैसे यूज करोगे, ये सब चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी आपको लिखित नोट्स, काफी कुछ चीजें जितनी भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसके संबंध में नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि कम से कम चीजें लिखवाई जाएं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले नोट्स में हमने क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमने इनका अर्थ स्पष्ट किया है।
तो अर्थ इसका आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप उस हिसाब से 2-3 लाइन का भी इसकी परिभाषा टाइप की उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 50 शब्द में भी पूछा जा सकता है, या आपको लॉन्ग आंसर जो 200 शब्द का, मैक्सिमम 200 शब्द का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वहां भी हो सकता है स्टार्टिंग आपके क्वेश्चन की यदि इस तरह से रहे कि भाई एनजीओ क्या होते हैं ये समझाइए, और आगे फिर आपसे क्वेश्चन की डिमांड कुछ और की गई हो, जो आगे कुछ पॉइंट हम इसके देखेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपने टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो उससे रिलेटेड यदि आपसे कुछ भी डिमांड की जाती है तो आप कुछ तो उस पर लिख ही पाओगे। और फिर जब आप टॉपिक अच्छे से समझ लेते हो तो डेली लाइफ में आपके सामने उसके कई तरह के एग्जाम्पल सामने आने लगते हैं, तो आप कितना भी बड़ा आंसर उससे फ्रेम कर सकते हो, आपका आंसर सही ही होगा। ठीक है, ऐसा अलग से कुछ नहीं पूछा जाता कभी भी। ठीक है, तो पहले हमने अर्थ बताया है इसका कि क्या होते हैं एनजीओ। तो आप देखोगे कि ये कहा गया है कि भाई जो गैर सरकारी संगठन होते हैं वो ऐसे संगठन होते हैं जो स्वप्रेरित होते हैं, है ना, ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, और स्वचालित होते हैं। 2 शब्द लिखा है। स्वप्रेरित मतलब ऐसा कि भाई इनको ना तो किसी ने गठित किया है, ना इनके ऊपर दबाव है कि आप ऐसे काम करो। कुछ लोग जुड़ते हैं, संगठन बनाते हैं, और अभी हम देखेंगे कि संगठनों को मान्यता, वैधानिक मान्यता भी मिली हुई होती है, यानी ये पंजीकृत होते हैं संगठन के रूप में। ऐसे कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं उन जिनको ये फुलफिल करते हैं और फिर ये पंजीकृत हो जाते हैं। इनके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, यानी वैधानिक दर्जा भी इन संगठनों को दिया जाता है। ऐसा ही नहीं मुंह उठा के कोई भी नहीं कह सकता कि हम एनजीओ हैं, है ना। तो कुछ ऐसे ही स्वप्रेरित मतलब ये जो काम करते हैं वो कुछ इनके उद्देश्य होते हैं। मल्टीपल उद्देश्य भी हो सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में भी हो सकते हैं। मान लो कोई एनजीओ है कि हम पर्यावरण में काम कर रहे हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। कोई एनजीओ होते हैं कि हम पिछड़ी जातियां जो हैं उनके उत्थान के लिए काम कर रहे होते हैं। कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, कोई हेल्थ के लिए काम कर रहे होते हैं। तो कोई एक उद्देश्य भी हो सकता है, मल्टीपल उद्देश्य भी ये लेके क्या कर सकते हैं, स्वप्रेरणा से, अपनी प्रेरणा से ये लोगों जुड़ते जाते हैं उस संगठन में और लोगों की हेल्प करते जाते हैं या समाज का कल्याण करते जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये स्वप्रेरणा से करते हैं, ना तो इन्हें कोई गठित करता है इस संगठन को, और ना ही क्या होता है इनके ऊपर किसी तरह का भाई कोई दबाव में काम करते हैं कि आपको ये काम करना है, ऐसा नहीं होता। ये अपनी प्रेरणा से करते हैं। ठीक है, स्वचालित होते हैं मतलब इनका कोई ओनर नहीं होता। ठीक है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं कि भाई ये मुझे ये काम करना है, तो मैं क्या करूंगी कि ऐसे किसी एनजीओ उस क्षेत्र में काम कर रहा है तो मैं उससे जुड़ जाऊंगी और उसके जरिए अपने काम करूंगी। तो यानी ये स्वचालित होते हैं, किसी कोई एक ओनर नहीं होता इनका। ठीक है, तो ये आगे इसके अर्थ में जब हमने लिखा है तो ये लिखा है कि गैर सरकारी संगठन जो है वो स्वप्रेरित और स्वचालित संस्था होती है या संगठन होते हैं। ठीक है, और आगे हमने लिखा है कि चूंकि ये काम करते हैं सामाजिक कल्याण के लिए, मानव सेवा में काम कर रहे होते हैं, इसलिए सरकार इन्हें वित्त पोषित भी करती है, यानी फंड भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, बावजूद इसके इनका जो स्वरूप होता है वो गैर सरकारी होता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही जब हम सामान्य अर्थ समझ रहे थे तो बता चुकी थी कि भाई ये काम भी ऐसे कर रहे हैं कि एक तरह से ये शासन की हेल्प ही कर रहे हैं, तो शासन इनसे हेल्प लेती भी है, और फिर प्लस सरकार इनको क्या फंड भी उपलब्ध कराती है। लेकिन इसके बावजूद भी इनका स्वरूप कैसा रहता है, गैर सरकारी, मतलब सरकार ये नहीं कहती और ना ही इनको सरकार की तरफ से मान्यता मिलती कि भाई ये सरकारी हो गया ये संगठन, है ना। ऐसा भी नहीं होती ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन की सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि ये गैर सरकारी है। ठीक है, प्लस इसमें एक चीज कही गई है आगे कि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करते, यानी ये परोपकार की भावना से काम करते हैं। ये बदले में ये उम्मीद नहीं रखते कि बदले में हमें कुछ मिलेगा। सरकार से फंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सरकार से नहीं मिलता तो और लोग स्वेच्छा से, जैसे हमने कहा कि स्वप्रेरणा से लोग इससे जुड़ते हैं, तो जिनके पास फंड है वो फंड उपलब्ध करा देंगे कि भाई हम फंड दे रहे हैं इस काम के लिए। या मैं यदि कोई अपने उद्देश्य लेके उस संगठन
संगठन में गई हूँ, उस एनजीओ में गई हूँ, तो मैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैं खुद कोशिश करूंगी कि मेरे पास कितनी व्यवस्थाएं हैं। मैं सरकार के भरोसे नहीं जाऊंगी, क्योंकि सरकार हर एनजीओ को फंड नहीं देती है। ठीक है, तो ऐसा है। चलिए, तो यानी ये लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करते, ये हमने इसके अर्थ में कहा है। क्या कहा है कि ये स्वप्रेरित स्वचालित संस्थाएं होती हैं या संगठन होते हैं जो मानव सेवा या सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं, और इसके कारण सरकार इनको वित्त पोषित भी करती है, लेकिन बावजूद इसके इनका स्वरूप गैर सरकारी होता है और ये लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करते हैं। ठीक है, आप इसी अर्थ को संक्षिप्त कर दीजिएगा, कुछ 2-3 बातें कह दीजिएगा यदि आपसे 3 नंबर में पूछा गया है तो। प्लस आप इसके कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिएगा एनजीओ के, जो एनजीओ जो भी एग्जाम्पल आपको याद आए, जैसे हम कैलाश सत्यार्थी वाले जो नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिला था, जब चर्चा में आया था उनका एनजीओ बचपन बचाओ, 5th पिलर ऑफ इंडिया, आवाज, है ना, जो कुछ एग्जाम्पल मैंने ऐड किए हैं। जो भी एग्जाम्पल ऐड आपको ऐड करने हैं, याद आए तुरंत लिख देना। यदि आपसे पूछा गया है, एग्जाम्पल क्वेश्चन की डिमांड ही है कि भाई कुछ एनजीओ के नाम बताइए, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, है ना, ये आपसे पूछा गया है, तो एग्जाम्पल की डिटेल लिखिएगा, तो एग्जाम्पल पे ज्यादा जोर दीजिएगा। यदि आपसे एग्जाम्पल के बारे में ज्यादा नहीं पूछा गया है तो सिर्फ आप 1-2 नाम लिख के और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि संगठन ऐसे ही बन गए, इन संगठनों को वैधानिक दर्जा भी दिया जाता है, और वैधानिक दर्जा दिया जाता है कौन से एक्ट के तहत, तो ये एक्ट का नाम है कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956, 1956। कौन सा? कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956। ये जो एक्ट है, इसके तहत इन जो एनजीओ जो होते हैं उन्हें वैधानिक दर्जा दिया जाता है। मतलब इसी के तहत ये पंजीकृत तब हो जाएंगे, तब कोई संगठन क्या कहलाएगा, एनजीओ कहलाएगा। मतलब मान लो इन उद्देश्यों को लेके कोई संगठन बना, तो ये क्या करेगा, इसमें कुछ शर्तें दी गई होंगी एनजीओ की, जब वो उन शर्तों को फुलफिल कर देगा उसके बाद इसके तहत पंजीकृत हो जाएगा, और फिर ये एनजीओ मतलब वैधानिक रूप से इसे एनजीओ का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसे एनजीओ के जितने भी अधिकार होंगे कि किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप करना, कोई भी काम करना, क्योंकि ऐसे तो तुम लोगों को एनजीओ के नाम पे पागल भी बना के चले जाओगे, है ना, तो इसलिए क्या होगा कि नहीं भाई, आप पंजीकृत होने चाहिए एनजीओ के रूप में, तब जाके आपको एनजीओ की मान्यता मिलेगी। तभी जो स्वतंत्रताएं एनजीओ को होती हैं काम करने की, हर क्षेत्र में काम करने की, हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की, तो तभी मिल सकती हैं जब आप पंजीकृत हो गए। ठीक है, तो हमने ये भी कहा। अब हम कह देते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। यदि हमसे पूछा गया कि भाई एनजीओ क्या होता है, इसके प्रकार बताइए, तो प्रकार यदि हम इसे कई आधारों पर बांट सकते हैं। एक तो इनके उद्देश्य कैसे होते हैं उस आधार पर भी बांट सकते हैं, कि मान लो कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, कोई सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रहा है, या उसी में सामाजिक उत्थान में भी मान लो कोई हेल्थ के लिए काम कर रहा है, कोई शिक्षा के लिए काम कर रहा है, कोई महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है, तो इस आधार पे भी इनके प्रकार हो सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि नहीं, हम अपने जो नोट्स होंगे यदि हम उसे आंसर को इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो हम उसे बांट देंगे कि विश्व बैंक ने इसे 2 आधारों पर बांटा था, जो एनजीओ होते हैं उन्हें 2 आधारों पर बांटा था। ठीक है, ये तो क्योंकि हम यदि इन आधारों पे बांटेंगे तो ये तो सामान्य वर्गीकरण हो जाएगा इनका, कि इस आधार पे भी होते हैं, इस आधार पे भी होते हैं, तो वो अलग चीज हो जाएगी, है ना। लेकिन हम जब हमारे आंसर को थोड़ा ऑथेंटिक बना रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई विश्व बैंक ने क्या किया है, इसे 2 आधारों पे या 2 प्रकार से बांटा है, 2 प्रकारों में बांटा है। कौन कौन सा, ये देख लेते हैं। तो विश्व बैंक ने इसे, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है हमारे सामने विश्व बैंक,
उसने इसे कितने प्रकार से बांटा है वो हम बता देते हैं, क्योंकि इससे हमारा आंसर भी ऑथेंटिक लगेगा कि हाँ भाई हम कुछ पढ़ा के आए हैं, है ना, और अपनी मर्जी से कुछ डिवाइडेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें हम पढ़ के भी आए हैं, क्योंकि किसी भी आंसर में यदि आप फैक्ट कुछ डालते हो तो वो अच्छा ही होता है ना। बाकी हिस्ट्री जैसा हर कुछ बना के तो लिख नहीं सकते, है कि नहीं। चलिए, तो विश्व बैंक ने दो प्रकार से इन्हें बांटा है कि जो एनजीओ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेशनल और एक होते हैं एडवोकेसी। ऑपरेशनल के बारे में वो क्या कहता है कि ये ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह की विकास योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करते हैं खुद ही, है ना, यानी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, यानी ये जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन ये सीधी तरह से करते हैं, ये कहा जाता है। ऐसे ऐसा टाइप जो होता है एनजीओ का उसके संबंध में, यानी ये ऑपरेशनल एनजीओ होते हैं। और एडवोकेसी क्या होते हैं, तो जितनी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नीतियां वगैरह या जो भी योजनाएं वगैरह बन रही होती हैं उनकी पैरोकारी करते हैं, यानी उनकी क्या करते हैं, निगरानी कर रहे हैं, या इस तरह की नीतियां बनाने वाले जो हैं या जो क्रियान्वयन करने वाले हैं उनकी एक तरह से निगरानी कर रहे हैं, उनकी कार्य पद्धति की निगरानी जो कर रहे हैं एनजीओ, वो कैसे होते हैं, वो एडवोकेसी टाइप में जो एनजीओ होते हैं वो उनमें आते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार से विश्व बैंक ने बांटा है। अब आता है कि ये हमें यूज कहाँ पे करना है। तो यदि आपके क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है कि भाई एनजीओ क्या होते हैं, उनके प्रकार बताइए, तो आप एक तो ये भी ऐड कर सकते हो, जैसे शब्द सीमा सिर्फ आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा गया और शब्द सीमा आपकी 200 है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक अर्थ बता सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक ने दो प्रकार से बांटा है, इन्हें आप बताइए कि दो प्रकार कौन से हैं, इनको एक्सप्लेन कीजिए कि किस आधार पे ये मतलब क्या कह रहे हैं, ऑपरेशनल मतलब क्या और एडवोकेसी मतलब क्या, है ना। फिर आप नीचे चाहो तो ये भी लिख सकते हैं कि इनके उद्देश्यों के आधार पे भी इसे बांटे जाते हैं कि जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण के कार्य कर रहे हैं, तो इस आधार पे भी अलग अलग उद्देश्यों के आधार पे भी इन्हें अलग अलग प्रकार से बांटा जा सकता है ना। सामान्य अर्थ में यदि हम कहें तो, है ना। तो यदि क्वेश्चन की डिमांड आपसे प्रकार पूछी गई है या फिर क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी है कि आपसे पूछा गया है कि एनजीओ क्या होते हैं, तो आप एनजीओ बता सकते हो, कह सकते हो कि विश्व बैंक के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। बाकी आप फिर उनकी भूमिका बता दीजिए कि ये काम क्या कर रहे हैं, भूमिका नहीं तो उपयोगिता, एक ही बात है भूमिका या उपयोगिता की, इनकी उपयोगी ये किस तरह से हैं हमारे लिए। यदि फिर हम उसको आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं तो वहां हम उसको बता सकते हैं कि ठीक है भाई ये इतने उपयोगी तो हैं, लेकिन इनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं भी आ रही हैं या इनमें कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिन्हें हम सुझाव दे देंगे कि इस तरह से ये दूर हो सकती हैं। तो एक 200 शब्द में सिर्फ हमसे यही पूछा गया है, सिर्फ एनजीओ ही पूछा गया है सीधा सीधा, तो इस तरह से हम आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। बाकी टॉपिक ही इस तरह का है कि ज्यादातर इसकी भूमिका या उपयोगिता ही पूछी जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये उपयोगी ही इतने हैं। और जैसा मैंने कहा कि भाई शासन जो है नीतियां बनाने में इनकी हेल्प ले रहा है, नीतियों के क्रियान्वयन करने में इनकी हेल्प ले रहा है, क्योंकि ये मानव सेवा सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि सरकार इनको फंड भी उपलब्ध करा रही है, प्रशासन की भी हेल्प कर रही है, प्रशासन भी इनकी हेल्प ले रहा है, ठीक है। अब ये शासन के उद्देश्य भी पूरे कर रहे हैं, तो ये उपयोगी ही इस तरह से है। तो कल के लिए जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे तो आपके सामने ये आने ही वाले हैं। तो इसलिए ये टॉपिक ऐसा भी है कि ज्यादातर आपसे इसकी उपयोगिता या भूमिका पूछी जा सकती है, ठीक है। अब यदि कोई समस्याएं आ रही हैं इसके समक्ष, चूंकि ये उपयोगी तो है लेकिन समस्याओं से ग्रसित है, तो इनकी समस्याएं भी पूछी जा सकती हैं। इनमें कोई कमियां निकल के आ रही हैं तो आपसे इनकी आलोचना करवाई जा सकती है, कमियां पूछी जा सकती हैं, है ना।
या दोष या कमी, आप कुछ भी कह सकते हो, है ना, कि भाई एनजीओ की भूमिका, ठीक है, एनजीओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है भाई, एनजीओ इतने उपयोगी तो होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता होती है ये बताइए, और ये कमी इनकी कोई ऐसी सामने आ रही है तो उस कमी को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। हम 2 लाइन में जब आंसर फ्रेम कर रहे हैं तो 2-3 लाइन हम ये भी ऐड कर देंगे इस आंसर में कि हमें ऐसे संगठनों की जरूरत क्यों पड़ी। जब सारा काम, हमने कहा कि शासन का है ये काम, तो सामाजिक कल्याण, समाज का विकास, मानव सेवा, इसके लिए शासन है। शासन अपने पूरे प्रशासन, जो पूरा प्रशासनिक संगठन है उसके जरिए काम भी कर रहा है। जब इतने सारे लोग हैं तो ऐसे संगठनों की जरूरत क्या पड़ी। तो आपको नोट्स में कुछ लाइनें मिलेंगी, ये चीजें मैंने ऐड की है कि भाई आवश्यकता क्यों पड़ी। और हम आंसर फ्रेमिंग में जहां शब्द सीमा की जरूरत हो वहां यदि हमसे क्वेश्चन ये अलग कुछ डिमांड नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ डिमांड नहीं कर रहा है कि जिससे हमारे 200 शब्द पूछे गए हैं और हमारे 200 शब्द पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वहां हम बता सकते हैं कि आवश्यकता इनकी क्यों पड़ी या इनका उद्भव कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, कैसे ये संगठन अस्तित्व में आ गए, ठीक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे यहाँ भुखमरी थी, अंग्रेज हमें भुखमरी में छोड़ के गए, गरीबी में छोड़ के गए, बेरोजगारी में छोड़ के गए, सांप्रदायिक दंगे में छोड़ के गए, लोगों में सांप्रदायिक घृणा इस प्रकार से थी कि भाई देश बंटने पे आ गया, है ना। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में सिर्फ सरकार सब कुछ करे ये पॉसिबल नहीं था, है ना। सरकार, एक सरकार और सरकार में बैठे कुछ लोग इतनी बड़ी जनता को, इतनी बड़ी जनता के जो समस्याएं थी, सिर्फ उसके ऊपर भार डालने से अच्छा क्या था कि लोग खुद आगे आए। तो ऐसे ही लोग आगे आए, उन्होंने संगठन बनाए, मिलजुल के कुछ उद्देश्य निर्धारित करे और उन्होंने काम करना शुरू किया। बाद में 1956 में इन्हें वैधानिक दर्जा दिया जाने लगा। ऐसे संगठनों को, जब ये एक्ट आ गया था, कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया था, तो इस एक्ट के तहत इनको वैधानिक दर्जा भी दिया जाने लगा ऐसे एक्ट को कि ठीक है भाई, ऐसे संगठन काम कर रहे हैं तो इनको हम मान्यता भी दे देते हैं कि भाई ये इस तरह के संगठन है, ठीक है। तो हमने ये कहा गया है कि हमने ये कहा है उसमें, जब हमने आवश्यकता लिखी है, कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी कई चुनौतियां थी, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, तो इस तरह की समस्याओं, इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार पे उसका भार न डाला जाए या सरकार की मदद करने के लिए स्वप्रेरणा से ऐसे लोग आगे आए, ऐसे संगठनों का विकास हुआ और फिर ये संगठनों को बाद में वैधानिक दर्जा दे दिया गया। वर्तमान में जो है क्या हुआ है कि वर्तमान में 35 लाख से अधिक ऐसे संगठन पंजीकृत हैं एनजीओ के रूप में। हम एक ऊपरी तौर पे हमने लिख दिया, ऐसा कुछ लिख देना कि इतना आंकड़ा, है ना, ये बहुत पहले का मिला था मुझे कहीं पे एक साइट पे कि 35 लाख से अधिक। तो वो 35 लाख से अधिक जितने भी होंगे वो आ जाएंगे, अब गिनने थोड़ी बैठोगे, तो आप लिख सकते हो इतना। साथ में हमने एक 2 लाइनें भी कोट की हैं गांधी जी की, कि गांधी जी ने क्या कहा था। तो गांधी जी ने कहा था कि जो आजादी हमें मिली है ना, हमने कहा कि भाई कई तरह की चुनौतियां थी, है ना, तो उन चुनौतियों को हम गांधी जी के शब्दों में बता रहे हैं कि भाई चुनौतियां ऐसी थी कि उन्होंने खुद कहा था, गांधी जी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, कि जो आजादी हमें मिली है वो महज राजनीतिक आजादी है, हमें भूख, वंचना, गरीबी, इन सब से आजादी मिलना अभी बाकी है। तो उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए ऐसे संगठनों का विकास हुआ। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ही डिमांड करने लगे कि ऐसे संगठनों का उद्भव कैसे हुआ, कैसे बने, है ना, तो आप ये मटेरियल अपने आंसर में वहां फिट कर सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसकी उपयोगिता की या इनकी भूमिकाएं कैसी हैं, वो मैंने पॉइंट के रूप में लिखी हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन चाहे 200 शब्द में, चाहे 50 शब्द में, या फिर 3 नंबर में, 3 नंबर में संभावना थोड़ी कम है, यदि 3 नंबर में पूछा भी जाता है तो 1-2 पॉइंट लिख देना, काम हो जाएगा। 50 शब्द में पूछा जाता है तो जितने पॉइंट हम लिख रहे हैं वो 5-6 पॉइंट आप लिख दोगे, उसमें आपका काम हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन आपसे अकेला पूछ लिया जाता है कि भाई उपयोगिता ही सिर्फ आपसे 200 शब्द में पूछ ली जाती है,
तो हम इन पॉइंट्स को समझेंगे, इन पॉइंट्स को आप विस्तृत कर दीजिएगा, आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये हेडिंग बना के कि ये आप कह क्यों रहे हो, है ना, कि उपयोगिता कैसे है इनकी, जो पॉइंट हम बना रहे हैं उन्हें आप क्या करोगे, विस्तृत कर देना। तो मैंने यहाँ आपको नोट्स में पॉइंट्स के रूप में इनकी उपयोगिता आपको बताई है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके पॉइंट समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है नोट्स में। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एनजीओ होते हैं उनकी उपयोगिता क्या होती है, या भूमिका इनकी क्या होती है, या महत्व भी आप बता सकते हो कि महत्व क्या होता है इनका। ठीक है, पहला हम कह रहे हैं कि संविधान में वर्णित, हम अपने ही देश में बता रहे हैं कि संविधान में वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति में ये सहयोग करते हैं। आपने यदि आपका संविधान अच्छे से पढ़ा है तो उसमें कहा है कि भाई जो पिछड़े लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में शासन लाएगा, किसी भी स्तर पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ लक्ष्य जो है उनकी पूर्ति करने के लिए ये एनजीओ काम करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा। तो इन सभी लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, एनजीओ भी काम करते हैं, है ना। तो यानी आपके जो संविधान, जो कि आपके देश की सर्वोच्च विधि है, जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा देश चल रहा है, उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में भी क्या करते हैं, एनजीओ मदद करते हैं, एनजीओ सहयोग करते हैं। ये इसकी उपयोगिता में या इसकी भूमिका में हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा है हमने नोट्स में, कि शासन और प्रशासन की जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित करते हैं ये। कैसे, कि यदि सरकार कुछ गलत कर रही है किसी के साथ तो लोग तो इनके फेवर में है ना, तो ये उन लोगों की आवाज भी उठाते हैं। और लोकतांत्रिक देशों में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनता क्या चाहती है ये शासक को ध्यान रखना ही पड़ता है। भाई उसे 5 साल बाद या एक निश्चित अवधि के बाद फिर से चुना होना है, ठीक है, तो वो क्यों चाहेगी कि जनता को नाराज करे, है ना। और जब चूंकि ये मैंने कहा कि निस्वार्थ भाव से काम कर रहे होते हैं, तो लोगों का अटैचमेंट इनके साथ बहुत अच्छा होता है ना। तो यदि ये लोग इनके फेवर में है तो जाहिर सी बात है, यदि इनकी बात जो भी ये रखेंगे उसका अलग वेटेज होगा, और फिर शासन और प्रशासन को इनकी बात सुननी ही पड़ती है। ठीक है, तो यानी ये सरकार और क्या करते हैं, प्रशासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं। मतलब सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कोई योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये उजागर करते हैं उस चीज को कि भाई यहाँ लोगों के साथ गलत हो रहा है, या आपकी योजना जो है ढंग से क्रियान्वित नहीं हो रही है, या अधिकारी लोग वगैरह कोई गड़बड़ कर रहे हैं, तो इस तरह से भी काम करते हैं। ठीक है, तो यानी ये जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं शासन और प्रशासन की, ये भी इनकी उपयोगिता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। भाई लोगों को विकास की मुख्य धारा में ला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, संसाधनों का प्रबंधन कर रहे हैं, आपके संसाधन वेस्ट ना जाएं, आपकी योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित करवा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, समाज का भी कल्याण कर रहे हैं, आपके आर्थिक विकास में भी सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इनकी क्या होती है, उपयोगिता होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि लोगों को जो है, लोगों की जो सेवाओं तक पहुंच होती है, या सरकार कोई भी इनके लिए सेवाएं उपलब्ध करा रही है, तो उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ाते हैं। प्रयास करते हैं कि जिन क्षेत्रों में शासन या प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है, तो शासन या प्रशासन इनकी हेल्प भी लेता है कि हम कोई योजनाएं या कोई हेल्प उस क्षेत्र को करना चाहते हैं तो कैसे करें।
तो इनके जरिए भी करते हैं। तो यानी लोगों तक क्या होती है, सेवाओं की पहुंच, लोगों तक सेवाओं की पहुंच, ये आप सब आपको लिखा मिलेगा। यहां तो बस आप समझ लीजिए कि लोगों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख सकते हैं कि जो मानवीय या प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। यानी किसी भी तरह के जो संसाधन है वो भी वेस्ट ना जाए या उनका उपयोग, उनका सदुपयोग हो सके, इस क्षेत्र में भी ये काम करते हैं। ठीक है, कैसे भाई, कि ठीक है आप जंगल काट रहे हो तो उसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा, सरकार पे भी दबाव बनाती है, लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आप पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है भाई, विकास कार्यों के लिए इतना जंगल कट रहा है, अब विकास कार्य भी जरूरी है, तो विकास कार्य के लिए यदि जंगल कट रहा है तो ठीक है, यहाँ के पेड़ कम हो रहे हैं तो ये खुद पहले शुरू करते हैं ऐसी कि दूसरी जगह पेड़ लग जाए। सरकार पे भी इस तरह का दबाव बनाते हैं कि सरकार भी दूसरी जगह पेड़ वेड़ विकसित कर दे। तो इस तरह क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों को भी बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, मानवीय संसाधनों को भी बैलेंस करते हैं, प्रबंधन करते हैं उनका, इस तरह से भी ये काम करते हैं। या मानवीय संसाधन ऐसा भी कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करके कुछ अच्छे उस कार्य में लगाने की प्रयास करते हैं कि हमसे जुड़ जाइए और इस तरह के लोगों की हेल्प करिए, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, कोई जैसे कोई डॉक्टर वगैरह है, मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो अपना बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो तो अलग चीज है। अब ये क्या हुए, वो डॉक्टर हुए तो वो मानवीय संसाधन हुए, है ना। अब वो क्या करेंगे कि वो डॉक्टर कई एनजीओ से जुड़कर फ्री में हेल्थ केयर जो होती है वो उपलब्ध कराते हैं, है ना। तो वो मानवीय संसाधन हुए, उनका प्रयोग ऐसे भी हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है। तो इस तरह से हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इनकी उपयोगिता ऐसे भी होती है। वितरण की जो है, वितरण की बाधाओं को दूर करते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। लोगों को मुख्य धारा में लाने के काम करते हैं, जो असमानताएं लोगों में है उनको बैलेंस करने की, मतलब उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना, ऐसा। चलिए, तो ये तो इसके कुछ पॉइंट आपके उपयोगिता के लिए हो जाएंगे। इन्हें यदि आपको विस्तृत करना है तो आप इनको एक्सप्लेन कर देना, इन पॉइंट्स को हेडिंग बना लेना और इनको ये आप कह क्यों रहे हो, ये हेडिंग आप कह क्यों रहे हो, ये दो दो लाइन में यदि आप एक्सप्लेन करते जाओगे तो 7 पॉइंट में इजिली आपके 200 शब्द हो जाएंगे। यदि आपसे स्पेशली यही पूछ लिया गया है सिर्फ उपयोगिता, तब भी आप निष्कर्ष में 2 लाइनें तो ऐसा लिख दीजिए कि हालांकि ऐसी कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, जो अभी हम देखेंगे ही सही, कि ऐसी कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, इस तरह के इसमें सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, तो और बेटर तरीके से ये उपयोगी हो जाएंगे, है ना। इस तरह का हम कुछ कंक्लूजन इनमें आखिरी में ऐड कर देंगे। अब ये आप देख लेना कि आपको जो फ्रेम करना है आंसर, वो आप किस तरह से अच्छे से फ्रेम कर पा रहे हो, पैराग्राफ में भी अच्छे से फ्रेम कर पा रहे हो या पॉइंट में अच्छे से फ्रेम कर पा रहे हो, जिस तरह से भी आपको फ्रेम करना हो आंसर, बस थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट अच्छे से करना वहां पे, चाहे जिस वे में भी लिखो ऐसा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन की डिमांड देखना कि आपसे ज्यादा जोर क्वेश्चन में किस बात पे दिया गया है, अर्थ पूछ रहा है, उपयोगिता पूछ रहा है, इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, चलिए, मतलब क्वेश्चन को कवर करने का तरीका यही होना चाहिए कि आपके मैक्सिमम शब्द उसी से रिलेटेड होने चाहिए जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए, अब हम देख लेते हैं कि ठीक है, ये तो उपयोगी होगा, ये तो है ना, लेकिन इनके कुछ दोष भी निकल के आ रहे हैं, या हमसे पूछा जाता है कि ठीक है भाई, उपयोगी तो ये है, आप जानते हो कि उपयोगी है, एनजीओ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और हमने ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट देख लिए कि इस क्षेत्र में ये काम करते हैं, इसलिए उपयोगी है, इसलिए इनका ये महत्व है। लेकिन कुछ आलोचनाएं अभी इनकी देखने को मिल रही हैं, कुछ कमियां इनकी देखने को मिल रही हैं,
यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई ठीक है एनजीओ इतना उपयोगी है, और या आपसे ये पूछा जाता है कि ठीक है एनजीओ क्या होते हैं ये बताइए, किस क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगी हैं, और इनकी आलोचना भी कीजिए या इनकी कमियां बताइए, तो आप क्या लिखोगे, है ना। या समालोचना, समालोचना शब्द जब लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों मूल्यांकन करके लिखना है। ठीक है, चलिए। और फिर बाद में यदि आप सिर्फ आपसे आलोचना पूछी गई है तब भी आप कंक्लूजन में सिर्फ आलोचना लिख के मत छोड़ देना, तब भी आप कंक्लूजन में ये बताइए कि हमारे पास ये सुझाव है, क्योंकि हमें उनकी कमियां दिख रही हैं तो हम उनको ऐसे दूर करने का प्रयास भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ करके भी आप अपना आंसर खत्म करोगे जब 200 शब्द में लिखोगे। हालांकि 50 शब्द या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में तो आपके पास इतनी शब्द सीमा नहीं होती कि वहां आप ये सब चीजें ऐड करो, लेकिन 200 शब्द में आपको जरूर ध्यान रखना है कि अपने आंसर को कंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए। अब अगला हम देख सकते हैं इसके दोष या कमियां, है ना। या यदि हमें यहां से आलोचना इनकी करना हो तो इन पॉइंटों का इस्तेमाल करके हम इनकी आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें क्या कहा गया है, हमने ये पॉइंट्स में पहला क्या रखा है कि ये धन संचय की ओर क्या कर रहे हैं, अब धन संचय की तरफ उन्मुखता हो रही है इनकी, धन संचय की ओर उन्मुखता है अब इनकी। ठीक है, कैसे कि जैसे सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे पास धन ज्यादा हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, या ज्यादा से ज्यादा हम हाईलाइट हो सके, क्योंकि हम काम करेंगे तो हाईलाइट होंगे। प्लस ये भी होता है कि जो एनजीओ के जो मेन मेन लोग होते हैं वो अब अपने अपने आप को पावरफुल लगाने में, मतलब भाई एनजीओ की अपनी गाड़ी होगी, इस तरह के अब लोग क्या करते हैं, ये धन संचय की ओर ज्यादा वो करते हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, जानबूझ के किसी सरकार, जैसे सरकार में कोई पार्टी है तो जानबूझ के उसकी योजनाओं को, या जानबूझ के क्या करते हैं सरकार के फेवर में लोगों को इस तरह से करने का प्रयास करने लगते हैं, तो सरकार भी इनको फंड ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने लगती है, या वो राजनीतिक पार्टी जो जिनके फेवर में काम कर रहे हैं। तो ये आलोचना अभी देखने को मिलती है, या ये दोष अभी इनमें देखने को मिल रहा है कि धन संचय की तरफ इनकी उन्मुखता ज्यादा हो रही है। ठीक है, मतलब अब ये सेवा भावना से कम और अपने उद्देश्य सिद्ध करने के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कह सकते हैं कि जो फंडिंग इन्हें मिल भी रही है उसका भी ये कभी कभी क्या कर रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इनका इच्छा रहती है कि अब एनजीओ की गाड़ी भी चले, है ना, ताकि मतलब ये कुल मिला के अपने आप को दिखाने के लिए, है ना, अभी सेवा भावना से सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं। तो यानी जो काम इन्हें दिया गया था, जो पैसा है, जो फंडिंग इनको किसी और काम के लिए दिए जा रही होती है, पता चलता है ये उसका उपयोग कहीं और कर रहे होते हैं, तो इसलिए फंडिंग का भी गलत प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं कि इनमें पारदर्शिता का अभाव होता है। मतलब इनकी कार्यप्रणाली कैसे चल रही है, कौन इन चीजों को प्रबंधन कर रहा है, कितना फंड इन्हें मिल रहा है, कहाँ ये उसका यूज कर रहे हैं, इनका कोई लेखा जोखा नहीं होता। जैसे मैंने कहा ये स्वप्रेरणा से स्वचालित रूप से काम कर रहे हैं, मतलब कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ये इनका नेगेटिव पॉइंट भी हो गया कि जो ये जिम्मेदारी ले सके कि हाँ भाई मैंने इतने रुपए लिए थे, इतने का मैंने यहाँ यहाँ खर्च किया, ऐसा कोई लेखा जोखा भी इनके पास नहीं होता है। मतलब पारदर्शिता का अभाव होता है, तो इन पे ब्लेम करना भी आसान नहीं होता है ना, कि हम इन पे कह दें कि भाई इन्हें जो फंड मिला था वो गलत प्रयोग किया। कैसे साबित करोगे जब उनके पास कहीं से कहीं तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इस चीज का, तो कहां से लाओगे। वो किसी को ये दे ही नहीं रहे हैं कि भाई हमने यहां से इतना फंड आया, हमने इसका प्रयोग यहां पे किया, तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, यानी पारदर्शिता का अभाव होता है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं, फोर्थ पॉइंट इसका हम कह सकते हैं कि ये शासकीय या प्रशासकीय कार्य जो होते हैं, शासकीय कार्य प्रणाली जो होती है, उसमें अब ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, शासकीय प्रणाली में ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं।
कैसे? भाई सरकार चाह रही है कि किसी क्षेत्र में विकास हो जाए। अब इनको लग रहा है कि नहीं भाई, वहां वहां विरोध करने से, या हो सकता है कभी कभी इनका उद्देश्य अच्छा भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन ये सरकार के काम में कुल मिला के हस्तक्षेप करने लगते हैं। अब जैसे कोई विकास कार्य ही है, मान लो कोई क्षेत्र में डैम बनाना है, तो वहां से लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, लोगों की वहां बसी बसाई दुनिया है, तो वो तो उसका विरोध करेंगे ही सही, लेकिन विकास कार्य भी जरूरी है ना? तो ये लोग क्या करेंगे, अब उनके फेवर में आके सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं। और चूंकि ये कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जो इसमें जिनका अच्छा खासा प्रभाव होता है, या जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं, फिर काफी लोग उसमें आके मिल गए। तो ऐसे क्या होता है कि सरकार के काम में, जो सरकार का विकास काम होता है या सरकार कोई योजना बना रही होती है, हालांकि इनका उद्देश्य तब गलत भी नहीं होता है, वो उनके हक के लिए भी लड़ रहे होते हैं। कभी कभी सरकार को इनके सामने फिर झुकना भी पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनका लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन रहता है। और भाई, आपको लोकतंत्र में सरकार में बैठना है तो आपको लोगों की तो सुननी पड़ेगी। तो यदि लोग इनके फेवर में आ जाते हैं तो सरकार को पीछे भी हटना पड़ता है। तो कभी कभी ये ज्यादा हस्तक्षेप करने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। हालांकि हो सकता है इनका उद्देश्य अच्छा हो, पॉजिटिव हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अब तुम हर जगह ही अड़ंगा लगाने बैठ जाओगे कि ऐसा भी मत करो, वैसा भी मत करो, तो कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को, है ना? तो ये चीज है। इसी से पॉइंट एक निकल के आता है, आई होप आपको ये नीचे दिख रहा होगा, इसी से निकल के आता है कि विकास योजनाओं में हस्तक्षेप ज्यादा होता है इनका, या कभी कभी ये विकास योजनाओं का भी क्या करने लगती हैं, विरोध करने लगती हैं। इसी का पॉइंट है, थोड़ा सा अलग वे में हम इसको ले सकते हैं। एक तरह वहां कार्य प्रणाली में ये लोग रुकावट डाल रहे हैं, और यहाँ पे ये तय ही कर दिया गया है कि जो विकास योजनाएं होती हैं उनमें भी क्या करते हैं ये लोग, उनका विरोध करते हैं। जैसे हम देख ही लेते हैं कि कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र था, उसका कितना विरोध किया था कई एनजीओ ने, है ना? पोस्को स्टील प्लांट था, उसका भी कितना विरोध किया था। तो थी तो ये विकास योजनाएं, लेकिन एनजीओ जो थे वो वहां के आसपास के क्षेत्रों के, हालांकि वो भला ही चाह रहे थे, लेकिन ये भी विकास योजनाएं थी। अब विकास के लिए जरूरी है, मान लो किसी क्षेत्र का जंगल काटा जा रहा है, तो भाई आप, सरकार क्या करेगी उसके बदले में, वहां उन्हें कुछ और, या तो आप विरोध करोगे, तो कभी कभी विरोध का फायदा भी होता है कि सरकार थोड़ी जिम्मेदार होती है, जैसा हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट में देखा था कि जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है। तो सरकार कोशिश करती है कि भले ही, वैसे तो सरकार भी लोगों का बुरा नहीं चाहती है, ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन हाँ ठीक है, कहीं किसी स्तर पर गलतियां हो भी रही हैं तो सरकार जवाबदेही बन जाती है। उन लोगों को यदि शिफ्ट कर रही है वहां से किसी क्षेत्र के विकास कार्य करने के लिए, किसी लोगों को, या चाहे वहां के वन हो चाहे कुछ हो, वहां का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, लोगों को भी विस्थापित करने के लिए सरकार क्या हो जाती है, जवाबदेही बन जाती है और अच्छे से काम करती है। ऐसा भी होता है, लेकिन अब विकास तो करना ही है। कभी कभी तुम अड़के ही बैठ जाओ कि नहीं तुम यहाँ कर ही नहीं सकते विकास, तो फिर वो चीज गलत हो जाती है। तो यही ऐसा ही कुछ चीजें हमने कहा है कि भाई कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, विकास योजनाओं का भी विरोध करने लगते हैं। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट दिया गया है, वैसे तो वहां से कुछ पूछने की संभावनाएं कम है, ज्यादातर आपसे इनकी उपयोगिता पूछी जाएगी, या आपसे इनकी आलोचना पूछी जाएगी, या अर्थ पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर आपसे पूरा ही क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, तो इस तरह के पॉइंट आप सभी इस्तेमाल कर लेना वहां पे। कैसे कि आप, जैसे आपसे नॉर्मली पूछा गया है कि एनजीओ क्या है समझाइए, तो फिर आप क्या करोगे, अर्थ बताओगे, एग्जाम्पल दोगे, विश्व बैंक के अनुसार उनके दो प्रकार लिखोगे। वहां उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? यदि आपसे प्रकार स्पेशली पूछा गया है, तब आप उनको दोनों प्रकार को एक्सप्लेन करो कि ये प्रकार का होता है, इस प्रकार का मतलब ये है ना? बाकी यदि आप नॉर्मल उसको फ्रेम करने में, आंसर को फ्रेम करने में उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो सिर्फ लिखिए कि विश्व बैंक के अनुसार इसके दो प्रकार हैं, ऑपरेशनल और एडवोकेसी। आगे बढ़ जाइए, फिर हम इसकी उपयोगिता बता देंगे कि भाई ये उपयोगी क्यों हुए,
फिर क्या कर देंगे, मतलब इनका उद्भव कैसे हुआ, 2 लाइन में हम ये बता देंगे कि कैसे इनका उद्भव हुआ या आवश्यकता कैसे पड़ी। देन उसके बाद आप बता सकते हो कि इनकी भूमिका कैसे रह रही है। और यदि आप कंक्लूजन में ये लिख रहे हो कि भाई इनके सामने ये समस्याएं भी आ रही हैं, यानी इनमें ये कमियां भी देखने को मिल रही हैं, तो इनका ऐसा क्या हो सकता है, इनका ऐसा सुधार भी हो सकता है, इस क्षेत्र में भी इनमें सुधार किया जाए ताकि ये और उपयोगी ढंग से काम कर सकें। ठीक है, या जिन उद्देश्यों के लिए गठित हो रहे हैं, जिन पर्पस के लिए इनका उद्भव हुआ था, उनको अच्छे से क्या कर सके, उनको अच्छे से उन उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छे से कर सके। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर को निष्कर्ष निकाल के लास्ट में कह सकते हो। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि इनके सामने समस्याएं क्या आ रही हैं, मैंने एक पॉइंट नोट्स में वो भी ऐड किया है। तो इन्हें धन की भी कमी पड़ती है कभी कभी, है ना, कभी कभी मैंने कहा कि सरकार के लिए कंपलसरी नहीं होता कि इनको धन उपलब्ध, इनको फंड देगी, है ना। सरकार को यदि लगता है कि हमारी हेल्प कर रही है, ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, कोई एनजीओ हेल्प कर रहा है, क्योंकि कभी कभी तो क्या होता है, कभी कभी तो ये सरकार के खिलाफ काम करने लगते हैं, जैसा हमने कहा कि शासकीय प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं, तो कभी कभी तो ये सरकार के अपोजिट ही चले जाते हैं ना। तो भाई अब सरकार में जो बैठे हैं, कभी कभी उनकी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है कि अच्छा बेटा कर लो अभी विरोध, देख लेंगे कहीं और, तो उनको फंडिंग ही नहीं मिलती। कई लोग स्वेच्छा से जुड़ते भी हैं, कई लोग स्वेच्छा से फंड भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कभी फंड होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, वही बात है कि इनके सामने ये भी समस्याएं आती हैं कि इनमें पारदर्शिता नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं कि कैसे क्या काम चल रहा है, तो लोग अपने अपने में लगे रहते हैं। जैसा हमने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है इसमें, है ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही होती हैं, स्पेशली जो सत्ता में बैठी होती हैं, ये थोड़ा अलग उसमें हो जाएगा, लेकिन जो सत्ता में बैठी होती हैं वो लोगों को अपने फेवर में करने के लिए भी कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे संगठनों का इस्तेमाल करने लगी हैं। ऐसी समस्या अब इनके सामने आ रही है, देखने को मिलती है कभी कभी, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ संगठनों के साथ, कुछ एनजीओ जो संगठन होते हैं उनके साथ। अब इनमें जो काम कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें कुशल मानव संसाधन नहीं होता, है ना, तो ये इनके लक्ष्य जो होते हैं, इनके उद्देश्य जो होते हैं, वो अच्छे से पूर्ति उनकी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा, जो इस टॉपिक के संबंध में हमने देख लिया है। मैं आपको बता चुकी हूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। एक तो सीधा आपसे पूछा जा सकता है, चाहे 3 नंबर में पूछा जाए, चाहे आपसे 50 शब्द में पूछा जाए, चाहे आपसे 200 शब्द में पूछा जाए कि क्या होते हैं समझाइए। तो इस पूरे जो मटेरियल आपके पास है, उसके हेडिंग, पॉइंट या पैराग्राफ, जिस फॉर्म में भी आप प्रेजेंट करना चाहें, जिस फॉर्म में आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उस फॉर्म में आप इस पूरे आंसर को, इस पूरे मटेरियल को अपने 200 शब्द में समेट देना, थोड़ा थोड़ा सब बता के। या फिर क्वेश्चन की डिमांड देखना कि आपसे क्वेश्चन में डिमांड की क्या किया गया है, क्या कहा गया है, क्या पूछा जा रहा है, तो आप उस शब्द सीमा को ज्यादा उठाना जो आपसे पूछा गया है। मान लो आलोचना ज्यादा पूछी गई है, तो आप आलोचना के पॉइंट ज्यादा उठाइए। ये पॉइंट के फॉर्म में मैंने उपलब्ध कराया है, जैसे मैंने समझाने में आपको क्या कहा है, इनको एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपको शब्द सीमा बढ़ानी है, तो कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं इस पॉइंट में, ये चीज आप एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो आपकी शब्द सीमा भी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीज आपको, मैं सिर्फ नोट्स पटक के चली जाती तो समझ में नहीं आता, फिर तो आपके पास 4 शब्द होते, अब ये 50 शब्द में पूछ लिया जाता तब तो ठीक है आप कर लेते, लेकिन 200 शब्द में पूछा जाता फिर क्या करते। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि टॉपिक अच्छे से समझिए, फिर डेली लाइफ में आपके सामने 2 टाइप के टॉपिक आपको अपने सिलेबस में मिलेंगे। एक तो नॉलेजेबल होंगे, जो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए होंगे कि हाँ भाई ठीक है, कोशिका ये होती है, कोशिका की निश्चित परिभाषा है, ठीक है, बल ये होता है, कार्य ये होता है, इस तरह से। दूसरे टॉपिक होते हैं ऐसे जो आपको डेली लाइफ में आपको फेस करने हैं, अभी भी आप देख रहे हो, प्रशासन में जाने के बाद भी आप देखोगे, तो वो आपको क्या करेंगे, चाहे आप न्यूज पेपर पढ़ो, चाहे करंट में नाक कान आंख खुले रखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप टॉपिक को अच्छे से समझ लो। फिर आप यदि सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो अपने आंख कान खुले रखो, जहां से भी जो सुनने में आए तो तुरंत क्लिक करा कि अच्छा ये तो हमारा टॉपिक था यार, तो आप वहां से वो चीज उठा लो। करंट अफेयर यदि आप जोड़ देते हो,
मेंस में करंट अफेयर डायरेक्टली नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन यदि आप अपने आंसर में लिखते हो कि वर्तमान में ये चीज हुई, तो वो समझ जाएगा सामने चेक करने वाला, वो चीज यदि उसने भी सुनी है कि हाँ यार बच्चे ने चीज भी पढ़ी है, उसको समझी भी है, और ये किस तरह से इसके सामने आ रही है, उस चीज को ये प्रेजेंट भी कर रहा है। हर चीज एक एक शब्द रट के कोई नहीं जाता मेंस में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितने का जितने 6 के 6 पेपर में एक एक शब्द आपको रट के जाना है, कुछ चीजें इधर उधर से भी अपने दिमाग में होनी चाहिए, तभी आपका आंसर एक अच्छा फ्रेम हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त कर रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो वैसे तो कोशिश की जाएगी कि कंटिन्यू आए, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चले, लेकिन अब थोड़ा सा हो सकता है जीवन में थोड़े से अभी बदलाव चल रहे हैं, तो किसी भी तरह से थोड़ा सा बैलेंस नहीं भी हो पाता है कुछ टाइम तक। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि वही कंटिन्यूटी रहे, प्रॉपर जैसा चल रहा था वैसे ही चले, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं तो वैसे तो आएंगे ही, ऐसा कोई रीजन है नहीं कि नहीं आएंगे। बाकी मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एक कोचिंग तो आप चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन कोचिंग आप ले लीजिए, एक बार तो जरूरी होता है यदि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो। क्योंकि मैं सिर्फ आपके अभी, मैं खुद भी उस तैयारी के फेज में हूं, तो मैं आपको प्रॉपर कोई वीडियो ऐसे उपलब्ध नहीं करा पाती। मैंने प्रोफेशनली कोई कोचिंग का ऐसा रखा नहीं है। मैं सिर्फ हेल्प पर्पज से जितने भी टॉपिक मुझसे हो सकेंगे मैं जरूर कराऊंगी। कभी ऐसा मौका आया कि हमें कोचिंग ही चलानी है तो फिर तब की बात तब अलग होगी। और अच्छे से एक बार तो कोई कोचिंग, चाहे जो आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा भी, एक बार तो कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। एक्चुअली एक गाइडेंस मिल जाता है कि किस वे में हमको जाना है। मेहनत भी कर रहे हैं तो गधों की तरह नहीं कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि आपको किसी को इसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।